हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये हमने जो एक्सप्लेन करना है, ये थ्योरी दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नेम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो था वो एक एवोल्यूशनिस्ट था और जियोलॉजिस्ट था। सबसे पहले मैं आपको चार्ल्स डार्विन का इंट्रोडक्शन बता दूं कि चार्ल्स डार्विन और क्या है, चार्ल्स डार्विन कहाँ से बिलोंग करता है, उसने ये काम कैसे स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इतना आपके लिए अहम है कि आपने इसका एक एक पॉइंट समझना है, उस पर गौर करना है, उसको सीखना है, उसको मेमोराइज़ करना है, और जिस पॉइंट की समझ ना आए फिर उसको कमेंट भी करना है। ठीक है। सबसे पहली बात है कि 1809 में एक कंट्री है जिसका नेम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन भी कहते थे, ब्रिटिश भी कहते थे उसको, इंग्लिस्तान भी कहते थे। ये सारे उसी कंट्री के नाम हैं। वहाँ से बिलोंग करता है चार्ल्स डार्विन। वेस्टर्न इंग्लैंड के एक छोटी सी स्टेट कह सकते हैं, छोटा सा इलाका कह सकते हैं, जिसका नेम है श्रीव्सबरी, वहाँ से ये बिलोंग करता है। 1809 में जब डार्विन की बर्थ होती है तो होने के बाद डार्विन का जो फादर और इसका जो ग्रैंडफादर था वो मेडिकल जो डिपार्टमेंट थे, जो ब्रांचेस थे उनके साथ रिलेटेड थे। उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि मैंडल भी एक डॉक्टर बने। इसके जो था ग्रैंडफादर, उसका नेम था अरेस्मस डार्विन। ठीक है। अब क्या होता है कि वो भी डार्विन को उसी तरह एक मेडिकल स्कूल जो है उसमें उसको एडमिशन दिलवाते हैं, वहाँ पे एक मेडिकल के रिलेटेड कोई भी तालीम दिलवाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन जो है वो छोड़ देता है किसी प्रॉब्लम से, ड्रॉप आउट हो जाता है। होने के बाद फिर ये क्या करता है कि वहाँ पे ना आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है। जब वहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है तो लेने के बाद स्टूडेंट ये एक नेचुरलिस्ट भी था। इसको नेचर से बड़ा प्यार था, नेचर से बहुत जो है इंट्रैक्शन था इसका। ठीक है। अब ये क्या करता है कि 1831 में एक इसके साथ कुछ एक्सपर्ट होते हैं, उनको लेके ना ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। ठीक है। उसको हम वॉयज, समंदरी बहरी सफ़र उसको कहते हैं, वॉयज। ये बहरी सफ़र करता है, वो आगे जाके मैं बताता हूँ कि ये सफ़र कैसे कैसे करता है। लेकिन ये है कि 1831 में ये अपने सफ़र का आगाज़ करता है और फिर पूरी दुनिया को जो है ये देखता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको जो चार्ल्स डार्विन है इसका इंट्रोडक्शन बताया। मैंने आपको ये बताया कि ये श्रीव्सबरी स्टेट से बिलोंग करता है वेस्टर्न इंग्लैंड में, और मतलब कि फिर ये आगे अपने सफ़र का आगाज़ करता है, मैं उसको बताता हूँ। तो इसके वालिद या इसके ग्रैंडफादर जो हैं वो क्या करते थे पेशे के लिहाज से, अब ये क्या करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दिखाया। ठीक है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं कि चार्ल्स डार्विन का सारा वर्क पढ़ने के लिए आपको अर्थ के मैप का ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप अर्थ के मैप को देखें तो ये जो टॉप है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ डिग्री, ये जो है नॉर्थ पोल। और ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है जी। अब ये नॉर्थ पोल और ये नीचे साउथ पोल, ये जो ज़मीन है इसके ऊपर ये बड़े बड़े जो हैं हमारे पास बर आज़म, अगर आप इसको देखें तो ये है जी नॉर्थ अमेरिका, और उसके साथ ये जो है जी साउथ अमेरिका, ये जो है बर आज़म अफ्रीका, और अफ्रीका के साथ ये जितना भी गल्फ़ कंट्री है, अरब, जितने भी अरब हैं वो इसके अंदर, इसके साथ एशिया, और एशिया के साथ ये है जी ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डार्विन है ना, डार्विन बिलोंग करता है इंग्लैंड से, और स्टूडेंट इंग्लैंड ना यहाँ पे आता है इस जगह, क्योंकि ये अफ्रीका है नीचे, और अफ्रीका के यहाँ पे इसको आप ऐसे कर लें, ये अफ्रीका है और अफ्रीका के ऊपर यूरोप है, सेंटर में यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, और ये यूरोप है। यूरोप की छोटी छोटी स्टेट हैं, आपको पता है, उसके अंदर यूनान, जर्मनी, इटली, सिसली, माल्टा, पुर्तगाल, ये जितने भी कंट्री हैं यहाँ पे सारे के सारे आते हैं यूरोप के अंदर। अब यूरोप के बिल्कुल साथ इंग्लैंड है। डार्विन वेस्टर्न इंग्लैंड में पैदा हुआ, उस साइड पे आयरलैंड है, ठीक है, आयरलैंड और वेस्टर्न इंग्लैंड के साइड पे यहाँ पे डार्विन रहता था, श्रीव्सबरी स्टेट में। अब होता क्या है कि 1831 में, कब की बात बताने लगा हूँ, 1831 यूके, 1831 में डार्विन यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करता है, चलता 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 जब वॉयज शिप पे, उसका नेम था बीगल। बीगल का मतलब था स्मॉल साइज़ का डॉग, एक डॉग की नस्ल है, इतनी सी छोटी सी, बड़े बड़े कान होते हैं उसके, उसको हम पॉइंटर डॉग भी कहते हैं। वो जो बड़े बड़े कानों वाले, उसको बीगल कहते हैं। बीगल वो उसकी पेडिग्री है, ठीक है। उस बेस पे उस जहाज़ का नेम है HM बीगल, क्योंकि डार्विन को कुत्तों का बड़ा शौक़ था। डार्विन का मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता भी जाऊँ कि डार्विन एक ऐसा नेचुरलिस्ट था जिसका काम था, उसके पास काफ़ी कुत्ते थे और वो शिकार खेलता था, ठीक है। सारा सारा दिन वो जंगलों में चला जाता था, दरियाओं समंदरों के पास जो है। इसका मैं पढ़ रहा था कि श्रीव्सबरी के पास ना एक नेशनल पार्क है, डायोनाए, इस तरह कुछ का नेम था, मैं कुछ हिस्ट्री इसकी डार्विन की पढ़ रहा था। तो वहाँ पे ये काम करता रहता था, वहाँ पे गया है और वहाँ पे डॉग्स को लेके वो घुमा रहा है, वो डिफरेंट प्लांट्स को कलेक्ट कर रहा है, डिफरेंट एनिमल्स को कलेक्ट कर रहा है। तो बहुत एक शाइन मैन इसको मैं कहता हूँ ये लेजेंड है, ये 19th सेंचुरी का कॉम्पिटेंट इंसान है, ठीक है। और डार्विन के बारे में मैं तो ये भी कहता हूँ कि डार्विन एक ऐसा शख्स है जिसने एक नए मज़हब की बुनियाद रखी, ठीक है। बेशक वो उसके फॉलोअर है या नहीं है, ये एवोल्यूशन जो है उसने इस एंगल से एक्सप्लेन किया, इस तरह से एक्सप्लेन किया कि दुनिया के तमाम कॉन्सेप्ट को चेंज करके रख दिया, ठीक है। हम ये जो कहते हैं कि इंसान मंकी से बना, होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस से, वो भी इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा मैं। डिफरेंट एनिमल्स को जो कन्वर्ट होते हैं वक्त के साथ साथ, उन तमाम चीज़ों के बारे में इसके अंदर हमने डिस्कस करना है जी। देखें, 1831 में इंग्लैंड से आता है साउथ अमेरिका, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन का मतलब होता है साहिली इलाके। यहाँ पे मैंने एक साउथ अमेरिका कोस्टल लाइन या कोस्टल एरिया का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है साहिली इलाके। जितने भी इलाके समंदर के साथ साथ होते हैं उनको हम बोलते हैं कोस्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात को एक चीज़ ज़रा आप तमाम स्टूडेंट ने ज़रा गौर से सुननी है कि अब ना क्या होगा कि यहाँ पे आकर साउथ अमेरिका के यहाँ पे आके ना, यहाँ पे ये अपने शिप को मतलब स्टे करवाते हैं, उतरते हैं, उतर के ये सारे जो साउथ अमेरिका के पैम्प्स, इन इलाकों में यहाँ पे जितने भी मैदान हैं इनमें वो घूमते हैं। साउथ अमेरिका के ये जो मैदान हैं, ये जो समंदर है साइडों पे, ठीक है, इसके ऊपर घूमते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने भी पाए जाने वाले एनिमल्स हैं ना उनकी स्टडी करते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले तमाम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, यहाँ पे पाए जाने वाले बर्ड्स की स्टडी करते हैं। और वो क्या देखता है कि यहाँ के बर्ड्स इंग्लैंड और यूरोप के बर्ड्स से डिफरेंट हैं। समझ आ रही है? यहाँ के प्लांट इंग्लैंड और यूरोप के प्लांट से डिफरेंट है। समझ आ रही है? एक और चीज़, यहाँ पे वो डिगिंग करते हैं, खोदते हैं ज़मीन को और अंदर से फॉसल्स निकालते हैं। क्या बोला मैंने? खोदते हैं और यहाँ से ज़मीन से निकालते हैं फॉसल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरी बात को ज़रा गौर से सुना, मैं जस्ट एफ ही लिख देता हूँ क्योंकि आगे भी मैंने इसको चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से फॉसल निकालते हैं। अब यहाँ पे ना उन्होंने दो चीज़ें बता दी हैं। एक तो ये बताया कि जी यहाँ पे पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फाना, फाना होता है एनिमल्स, फ्लोरा होता है प्लांट।
फ्लोरा एंड फाना जो है वो इंग्लैंड और यूरोप से टोटली डिफरेंट है, एक चीज़ ये बताई। दूसरा यहाँ से क्या कलेक्ट किए, फॉसिल्स कलेक्ट किए, करने के बाद जी उन्होंने अपना दोबारा सफ़र जो है उसको स्टार्ट किया और चले जाते हैं आगे। ये कोस्टल इलाके के साथ साथ आगे चले जाते हैं। जाने के बाद जब यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे ना एक आइलैंड है जिसका नेम है गैलापैगस आइलैंड। क्या नेम है? गैलापैगस आइलैंड। अब यहाँ पे ज़रा गौर से आपको देखना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। इसको मैं ज़रा एक दफ़ा डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको समझना और आसान हो जाएगा। देखें भाई, जब यहाँ पे आते हैं ना, अपना शिप उनका जो है बीगल जो है, HM बीगल जो जहाज़ है, जब वो यहाँ पे स्टे करवाते हैं, करवाने के बाद वो ना इसके ऊपर जितने भी पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनकी स्टडी करते हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल्स साउथ अमेरिका के प्लांट और एनिमल से डिफरेंट हैं, और इस पे पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल्स इंग्लैंड और यूरोप पे पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल से डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे वो दो कॉन्सेप्ट देता है। ये कौन सा आइलैंड मैंने बोला? गैलापैगस आइलैंड। ये मैंने लिखा हुआ है गैलापैगस आइलैंड। ठीक है जी, यहाँ पे वो दो कॉन्सेप्ट देता है। एक फिंचिस का, फिंचिस ये लिखा हुआ है मैंने। फिंचिस जो है स्पैरो या चिड़ियाँ कह सकते हैं आप इसको सिंपली। ठीक है, बर्ड्स हैं छोटे छोटे। दूसरा जो है यहाँ पे पाए जाने वाले टर्टल होता है कछुआ। ठीक है, मैं पहले ना फिंचिस को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी स्टूडेंट, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है, गौर से। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप सब क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, आप क्लास में बैठे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और हम इस वक्त एशिया में मौजूद हैं। अगर मेरे और आपके दरमियान यहाँ से सेंटर में ज़मीन ड्रिफ्टिंग होती है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं, ज़मीन टूटती है, आप ज़मीन के उस साइड पे, मैं इस साइड पे, सेंटर में दरार आ गई। वो दरार के बाद आपको पता है कि पानी सरफेस, अर्थ की सरफेस पे 71% पे वाटर है, और ये जो हमें खुश्की, अगर हम पानी को ज़मीन पे देखें तो उसके ऊपर ये जो खुश्की के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये तैर रहे हैं, ये मूव करते हैं, बरे-आज़म मूव करते हैं। अब आप जिस रीजन में है वो मूव कर करके आहिस्ता आहिस्ता उस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दे। मेरे वाला जो रीजन है ये इस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दे। मेरी बात को समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। सेंटर से टूटा, टूटने के बाद आप उस साइड पे मूव करते जा रहे हैं, मैं इस अपोजिट साइड पे मूव करता जा रहा हूँ। और एक चीज़, आपकी साइड पे भी कब्रिस्तान मौजूद है, ग्रेवयार्ड, और मेरी साइड पे भी ग्रेवयार्ड मौजूद है, कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ पे हम मुर्दे दफन करते हैं। ठीक है, लें जी सुने जी, ज़रा गौर से सुने। आपके बरे-आज़म और मेरे बरे-आज़म के सेंटर में करोड़ों साल के बाद ना, कितने सालों बाद? करोड़ों सालों के बाद तकरीबन डिस्टेंस हो जाता है जी 3000 किलोमीटर। आप मेरे बरे-आज़म से 3000 किलोमीटर दूर हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपका बरे-आज़म मेरे बरे-आज़म से बल्कि हम तो मर गए होंगे ना, हमारी तो आगे नस्लें आ जाएंगी ना। 3000 किलोमीटर दूर है। जो आपके बरे-आज़म का इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो मेरे बरे-आज़म के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से टोटली डिफरेंट होगा। समझ आ रही है? आपका बरे-आज़म मूव करके वहाँ पे चला जाए जिस जगह पे आज अफ्रीका है, मेरा बरे-आज़म मूव करके वहाँ पे चला जाए जिस जगह पे आप आज कनाडा है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मेरे वाले बरे-आज़म में इतना टेम्परेचर लो होगा, बर्फ़बारी हो गई। ठीक है, तो मैंने मेरी जो अगली आने वाली नस्लें होंगी वो उस माहौल को अडाप्ट करेंगी। आपकी जो आने वाली नस्लें होंगी आपकी उस माहौल को अडाप्ट करेंगी जिस माहौल में आप हैं। मतलब अगर आप अफ्रीका में हैं तो आपकी जो आने वाली नस्लें होंगी उनकी स्किन कलर ब्लैक होंगे, उनकी हाइट में चेंज आ जाएगी, उनके आई कलर है, उनके बाल हैं, इन चीज़ों में चेंज आ जाएगी। क्योंकि किसकी वजह से? इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। समझ आ रही है? इसको कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज लाता है। अब इसी चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
جب چارلس ڈارون یہاں پہ آیا نا گیلاپاگوس آئلینڈ پہ، ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، گیلاپاگوس کا مطلب ہوتا ہے ٹرٹل، کچھوا، کیونکہ گیلاپاگوس اتنے بڑے اس نے چارلس ڈارون نے وہاں پہ اتنے بڑے ٹرٹل دیکھے کہ ان کا جو اوپر اتنے بڑے گول تھے کہ ان کا جو اوپر ڈایامیٹر ہے وہ 1 میٹر تک لمبا تھا، 1 میٹر تک ان کا ڈایامیٹر تھا، تو اتنے بڑے کچھوے تھے وہ والے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہوتا کیا ہے، ڈارون نے کیا دیکھا کہ یہ جو گیلاپاگوس آئلینڈ ہے نا، اس کے آگے چھوٹے چھوٹے پارٹ ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ پارٹ اس کے ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئے۔ اب دیکھنا، گیلاپاگوس آئلینڈ جو ہے وہ پہلے ساؤتھ افریقہ کا حصہ تھا، اس سے ٹوٹا اور اس سے آگے چھوٹے چھوٹے پارٹ ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئے۔ اب میری بات کو سننا، گیلاپاگوس آئلینڈ کے اوپر بھی فنچز، چڑیا موجود ہیں، اور ان کے اوپر بھی فنچز موجود ہیں، ذرا غور سے سننا ہے، سب پہ فنچز موجود ہیں، اور انہوں نے کتنی ٹائپس کے آئلینڈ کی اسٹڈی کی؟ 13 ٹائپ کے آئلینڈ کی۔ اب وہ جو 13 ٹائپ کے آئلینڈ تھے نا، ان کے اوپر پھر فنچز بھی کتنی طرح کی تھی؟ 13 ٹائپ کی۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے، یہ سارے آئلینڈ پہلے گیلاپاگوس آئلینڈ کے حصہ تھے، اور گیلاپاگوس آئلینڈ پہلے کس کا؟ ساؤتھ امریکہ کا حصہ تھا۔ جب ساؤتھ امریکہ سے آئلینڈ علیحدہ ہوا، یہ ٹوٹا، یہ خشکی کا ٹکڑا ٹوٹ کے علیحدہ ہوا، تو اس کے اوپر ایک ہی طرح کی فنچز تھی، لیکن جب وہ ٹوٹ کے دور ہوتی گئی تو ان فنچز میں ماڈیفیکیشن آتی گئی، کیونکہ انوائرمنٹل فیکٹر ڈیفرنٹ ہے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں اس ریجن کی بات کر لوں تو یہ ریجن بالکل نارتھ امریکہ کے نزدیک ہے، یہ جو ریجن ہے یہ ساؤتھ امریکہ سے دور ہے، اس اور اس کے اوپر انوائرمنٹل کنڈیشن چینج ہیں۔ دیکھیں، اگر یہاں پہ اس آئلینڈ کے اوپر دیکھیں، سارے کے سارے پارٹ تو اسی سے علیحدہ ہوئے نا، سٹارٹ میں تو فنچیز ایک جیسی تھی، جس طرح میں نے کہا کہ سینٹر سے کانٹیننٹل ڈرفٹ آ جائے، ابھی میں اور آپ بالکل سیم ہیں، ہمارے خد و خال سیم ہیں، لیکن جب ہم دور چلے جائیں گے تو کروڑوں سال بعد 100% شیور ہے کہ آپ میں چینج آئے گی۔ کیسے؟ آپ موجودہ دور میں ہی دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی ہومو سیپینز ہیں، ڈفرینٹ بر اعظم پہ ہیں، ان کی شکل و شباہت ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ افریقہ کے لوگ دیکھ لیں، افریقہ کے ساؤتھ امریکہ، یورپ یا ایشیا، رشیا سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بڑا رول کس کا ہے؟ انوائرمنٹل فیکٹر کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہاں پہ فار ایگزامپل اس آئلینڈ کے اوپر نا فلاور بہت زیادہ ہے، فلاور، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو فنچز ہوں گی نا، آہستہ آہستہ ان کی جو چونچ ہے، بیک ہے، اس کا سائز لمبا ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے فلاور کے اندر سے نیکٹریز اکٹھی کرنی ہے۔ ایگزامپل ہے ہیومن برڈ، آپ لے لیں۔ اسی طرح یہاں پہ جو فنچز ہیں، اگر وہاں پہ سیڈ ہیں کھانے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے، تو ان کی جو چونچ ہے وہ چھوٹے سائز کی اور بڑی سخت ہو جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح کا انوائرمنٹ، اس نے دیکھا کہ فنچز 13 ٹائپ کی ہیں اور ان کی بیک بھی 13 ڈفرینٹ ٹائپ میں ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ جس طرح کا انوائرمنٹ تھا، بیک بھی اسی طرح کی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی بیک بھی کیا ہے؟ اسی طرح کی ہو جاتی ہے جس طرح کا ان کا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک دو جنریشن کی کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ہزاروں جنریشن کے بعد یہ پروسیس ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی پروسیسز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ گئے اور آپ سے اگلی نسل جو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گی، وقت لگتا ہے اس کو چینج ہونے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ سیم انسان کے ایولیوشن کو بھی ایسے ہی چارلس ڈارون نے ایکسپلین کیا کہ انسان جو ہے وہ ہومو ہیبلس اینڈ ہومو اریکٹس سے بنا تھا۔ اچھا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے جو مطلب ڈسوسیشنز ہوئی تو چیزوں کے اندر ماڈیفکیشن آئی۔ میں اس چیز کو آگے پروسیڈ کرتا ہوں، سنیں۔ اب جب گیلاپاگوس آئلینڈ سے ڈارون نے اسٹڈی کی تو کرنے کے بعد میں یہ چل پڑا، چلتے چلتے یہاں پہ سینٹر میں کچھ آئلینڈ آئے، ان کی اسٹڈی کی، ایٹ دا لاسٹ یہ پہنچ گیا آسٹریلیا۔ آسٹریلیا جب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سٹی کا آج بھی نیم ڈارون ہے، جس جگہ پہ یہ آسٹریلیا گیا۔ آسٹریلیا سے واپسی پہ نا جب یہ آ رہا تھا تو ایسے اس نے تھوڑا سا ٹچ کیا افریقہ کو۔ کس کو کیا؟ افریقہ کو۔ اب دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، افریقہ کے اوپر نا، افریقہ کے اوپر جتنے بھی پلانٹ اور اینیملز ہیں اس کی اسٹڈی کرتا ہے۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے، افریقہ کے اوپر جتنے بھی پلانٹ اور اینیملز ہیں نا، وہ ساؤتھ امریکہ سے ڈفرینٹ ہے، ساؤتھ امریکہ کے یورپ اور یو کے سے ڈفرینٹ ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، اس نے افریقہ میں بھی ڈگنگ کی اور یہاں سے فاسلز نکالے۔
اس کے فاسلز اور ساؤتھ امریکہ کے فاسلز بالکل سیم تھے. وہی بات میں نے بتایا کہ اگر سینٹر سے یہاں پہ دراڑ آ جائے, اس سائڈ پہ قبرستان کے اندر جو فاسلز ہیں وہ, اور اس سائڈ والی قبرستان کے اندر جو فاسلز ہیں وہ, فاسلز تو چلو ہم نہیں کہہ سکتے, آپ ان کے ڈھانچے کہہ سکتے ہیں, دونوں ہی سیم ہیں. لیکن جب یہ کانٹیننٹ, جب یہ بر اعظم بہت دور چلا جائے گا تو پھر اگلی جنریشن ڈفرینٹ ہو جائیں گی, ہماری اگلی نسلیں ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے اگلی جو نسلیں مختلف ہوئی ہیں ان کے انسیسٹرل تو ایک جیسے تھے. کس سے پتہ چلا؟ فاسل سے, کیونکہ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے فاسل دونوں ہی سیم تھے. اور اگر آپ دیکھیں آپ اس کو سرچ بھی کریں, اگر ساؤتھ امریکہ کا یہ والا ریجن اور یہ والا دیکھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ساؤتھ امریکہ افریقہ سے ٹوٹ کے دور گیا ہے. آپ نے لاک اینڈ کی ماڈل نہیں پڑھا کہ جس طرح کا آپ کا انزائم ہوگا اسی طرح کا ہی اس کا سبسٹریٹ ہوگا, ایسے. تو ہمارے پاس اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ بالکل یہ جو چیز ادھر سے ٹوٹ کے اس کے ساتھ بالکل فٹ ہوتی ہے. آپ چیک کر لیں, دنیا میں جتنے بھی بر اعظم ٹوٹ کے دور گئے ہیں یہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر جوڑیں تو جڑ کے ایک واقعی اکٹھی شکل بنتی ہے, جس کو ہم پینجا یا پنجائی فارم کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ایسے پھر ڈارون کیا کرتا ہے کہ ڈارون نے ساؤتھ افریقہ سے جتنے بھی فاصل لینے کے بعد وہ چلا جاتا ہے جی یو کے میں. اور کب جاتا ہے جی 1836 میں. اس نے 5 سال کا یہ ورک تھا سارا, 5 سال اس نے ایچ ایم بیگل کے اوپر یہ ورک کیا. 1831 میں وہ یہاں سے نکلا تھا اور 1836 میں دوبارہ وہ چلا گیا یو کے میں. اب یہاں پہ نا آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے کیا ورک کیا. ٹھیک ہے, اس نے اس کے اوپر کیا چیزیں دیکھیں. تو یہ سارے پوائنٹ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیے. یورپ ٹو ادر, کہ یورپ میں کس طرح کی اسپیشیز تھی, گیلاپاگوس, یا اس کے بعد ساؤتھ امریکہ مین لینڈ, کہ یہ جو مین لینڈ ہے اس سے جو پارٹ ٹوٹے ان کے اندر ماڈیفیکیشن آ گئی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے. تو یہاں پہ نا آگے ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے, جب وہ واپس جاتا نا 1831 میں, سوری 1836 میں, 1836 میں جانے کے بعد نا میں اس کی ہسٹری پڑھی. اس کی نا 1836 میں ایم اے ماسٹر آف آرٹس کمپلیٹ ہوا, جا کے اس نے پیپر وغیرہ دیے ہوں گے شاید, اور 1839 میں اس کی جو ہے شادی ہو گئی. 1840 میں نا اس نے جو 5 سال کا سارا ورک کیا تھا اس کو کولیکٹ کیا. کولیکٹ کرنے کے بعد ایوولوشن کا پورا میکانزم ایکسپلین کیا کہ ایوولوشن اس طرح ہوئی. ٹھیک ہے. اور 1844 میں یہ کیا کہتا ہے, اس نے کیا کہا کہ جی جتنا اس نے سارا پروسیس یہ پڑھا تھا سارا اس نے پورا میکانزم اور ایسے رائٹ کیا دا اوریجن آف اسپیشیز, کہ اسپیشیز جو ہیں وہ اوریجنیٹ کیسے ہوتی ہیں, نئے آرگنزم بنتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ بینگ اے مسلم تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیئر کی فارم میں بنائی. ٹھیک ہے. بینگ اے ایوولوشنسٹ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک چیز سے بنی اور وقت کے ساتھ یہ ڈسوسیٹ ہوتی گئی, ڈائیورس ہوتی گئی, آگے ڈفرینٹ اسپیشیز کے اندر یہ کنورٹ ہوتی گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب اسٹوڈنٹ 1844 میں اس نے جو ایسے رائٹ کیا نا, اسی دوران ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نیم تھا ایلفرڈ رسل ویلس. وہ ایسٹ انڈیز پہ کام کر رہا تھا. اگر آپ یہ انڈیا کو دیکھیں, یہاں پہ یہ انڈیا ہے, انڈیا اور آسٹریلیا کے سینٹر میں کچھ علاقے ہیں, ملائیوا, جاوا, انڈونیشیا, ملائیشیا, اس کو ہم ایسٹ انڈیز کہتے ہیں. اس والے علاقے کو ویسٹ انڈیز کہتے ہیں, ادھر والے کو ایسٹ انڈیز کہتے ہیں. اس کا نیم تھا ایلفرڈ رسل ویلس, اور یہ بھی انگلینڈ سے بلانگ کرتا ہے. اگر آپ ایلفرڈ رسل ویلس اور چارلس ڈارون کو دیکھیں اولڈ ایج میں تو تقریباً سیم ہے, دونوں کی بہت بڑی بڑی وائٹ کلر کی جو ہے وہ داڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے ڈارون سے پہلے یہ پبلش کر دیا ڈیٹا, ایکسپلین کر دیا جی چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں کس طرح. اس نے وہ پورا میکانزم بتایا کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں, مطلب جتنے بھی میملز ہیں, برڈز ہیں, یہ ریپٹائلس, اور ریپٹائل ایمفیبین اور ایمفیبین فشز سے بنے. اور یہ سارا جو ہے اس کا اوریجن ایک بیکٹیریا سے ہوتا ہے جس کو ہم پرو کیریوٹس کہتے ہیں, جو میں نے پریویس لیکچر میں ایوولوشن بھی بتایا تھا, پرو کیریوٹس ٹو یو کیریوٹس. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے, اب 1944 میں جب اس نے یہ پبلش کر دیا تو مینڈل اپنے ورک کو وہاں پہ روک لیتا ہے. روکنے کے بعد اسی ایلفرڈ رسل ویلس کے ریسرچ پیپر کو یا پبلیکیشن کو لیتا ہے,
लेने के बाद अपना वर्क जितना भी है उसको भी कलेक्ट करता है और सारे को थारोली स्टडी करता है, कुछ चीज़ें उसके रिसर्च पेपर से एक्सट्रैक्ट करता है और ख़ुद एविडेंस इसके पास मौजूद हैं, क्योंकि अल्फ्रेड रसल वेलेस ने रिसर्च पेपर लिखा था, उसके पास एविडेंस नहीं थे। इसने 5 साल का सफ़र किया हुआ था, इसके पास बाकायदा एविडेंस है। फॉसल्स के, पैलेंटोलॉजी पे इसका बड़ा अच्छा काम था, जियोग्राफी, जियोलॉजी और फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन तमाम पे इसका बड़ा काम था, क्योंकि इसने गैलापागोस आइलैंड से बहुत से एनिमल्स के सैंपल्स लिए, फिंचेस को इसने कलेक्ट किया, सारी हर चीज़ प्रिजर्व करके ये लेके गया था यूके में। ठीक है जी। तो अब क्या होता है कि ये वो उसको उस वक्त जो काम रोकता है उसको दोबारा लीनियस सोसाइटी इंग्लैंड में सबमिट करवाता है कब, 1 जुलाई 1859 में, 1858 में, और एक साल 1859 में वो पब्लिश होता है डाटा इसका, वो जो द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, वो जो बुक है। और कहते हैं कि डार्विन के उस वक़्त वाकई ही तहलका मचाया पूरी दुनिया में कि स्पीशीज़ बनती कैसे हैं, क्योंकि उससे पहले ज्यूइज़्म है, बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है, मुस्लिमिज़्म है, जितने भी हैं, ये सारों का कॉन्सेप्ट यही है कि हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया और 2-2 पेयर की फार्म में भेजा। लेकिन इसने ये कॉन्सेप्ट को टोटली चेंज किया। इसने कहा कि ऐसा नहीं है, ज़मीन के ऊपर तमाम चीज़ें ग्रेजुअली पैदा हुई, वक्त के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज होते गए तो चीज़ों में स्पेसिएशंस आती गई, नई स्पीशीज़ बनती गई। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट ये है कि इसकी जो अपना वर्क है ना, उस वर्क में, उस बुक में 2 पॉइंट बड़े अच्छे एक्सप्लेन किए गए थे। वो क्या था? पहला था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, एक पॉइंट। दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन। 2 पॉइंट उसमें बड़े एक्सप्लेन। जो पहला ना डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसको ज़रा सुन लें। इसको ना हम एक ट्री ट्रंक से रिलेट करते हैं। ट्री ट्रंक कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट ईयर में मैंने आपको चैप्टर 5 जो है वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है, मैंने वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया था 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वहाँ पे पेज नंबर 71-72 पे एक ऐसे डायग्राम बनी हुई है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे वायरस एंड बैक्टीरिया बने, उनसे फिर आगे एल्जी, फिर फिंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया और जो दूसरे प्रोटिस्टा वगैरह जितने भी हैं वो उससे बने। तो उसने कहा कि लाइफ एक ट्री की तरह की है। स्टार्ट में तमाम के तमाम बैक्टीरिया बने, उन्हीं बैक्टीरिया से ये तमाम ऑर्गेनिज्म बने। तो ये जितनी भी ये जो ऊपर वाले ट्विग्स हैं ना, ये सारी मॉडर्न स्पीशीज़ हैं, मॉडर्न लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये सारे के सारे एक ही ट्रंक से मिलते हैं और वक्त के साथ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इनमें मॉडिफिकेशन आती गई, क्योंकि इसमें देखिए परसीव यूनिटी लाइफ के, लाइफ जो है यूनाइट है, एक पॉइंट पे इकट्ठी है, जो ट्री ट्रंक की तरह, मतलब कि एक तना जो है पौधे का उसकी तरह एक जगह पे इकट्ठी होती है। और आगे फॉक, आपको पता है कि इस चीज़ को हम फॉक कहते हैं, जो आगे 2-2 में डिवाइड हो, आगे स्पीशीज़ बनती जाती हैं। ठीक है। अगला है जी नेचुरल सिलेक्शन। पहला तो ये बता दिया उसने पहली कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो इन्वायरमेंट चेंज होगा स्पीशीज़ के अंदर चेंज आती जाएगी। दूसरा है जी कि कौन कौन सी स्पीशीज़ बचेंगी और कौन कौन सी मर जाएंगी, किस किस को नेचर सेलेक्ट कर लेगी ज़मीन पे कि ये रह सकती है। क्योंकि आपको पता है कि शायद हम पढ़ाते हैं 2.5 मिलियन स्पीशीज़ अभी डिस्कवर्ड हैं, 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ अभी डिस्कवर्ड होने वाली हैं, 99% स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हैं। ये जो जितनी भी डिस्कवर्ड हैं और डिस्कवर्ड होने वाली हैं, ये जस्ट 1% है। ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि वो जो एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, उनकी क्या रीज़न थी, उनकी क्या वजह थी, और जो बच गई, जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, माहौल के अंदर सर्वाइव कर लिया, उसकी क्या रीज़न है। पहला है जी प्रोडक्शन। ऐसी स्पीशीज़ जिनका प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है वो सर्वाइव कर जाती हैं, जिनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबिलिटी पैदा करने की ज़्यादा है, वो सर्वाइव कर जाती हैं। आपको पता है कि अगर आप एलिफेंट को देखें तो एलिफेंट की तादाद बहुत कम है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। जिनकी तादाद प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है वो ज़्यादा जो है प्रोसीड करेंगी, ज़्यादा एक्सपेंड करेंगी। उसके बाद है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कोई भी स्पीशीज़ है, मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात बताता हूँ। एक वालिदैन के 5 बच्चे हैं, पांचों का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, पांचों स्ट्रगल करते हैं, कुछ जो हैं वो आगे निकल जाते हैं, कुछ अपने आप को फिट कर लेते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं।
इसी तरह पांचों के ऊपर अगर कोई वबा आ जाए, बीमारी आ जाए, तो पांचों की इम्यूनिटी डिफरेंट है उस वबा के मुखालिफ उसको फाइट करने के लिए। सेम इसने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में हर एक का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। उसके बाद है अनइक्वल एबिलिटी। 100% जो मैंने ऊपर बात बताई कि 5 ऑर्गेनिज्म है, सबकी एबिलिटी डिफरेंट होगी, सबकी इक्वल एबिलिटी नहीं है। जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी वो माहौल के अंदर अच्छी तरह सेट हो जाएगा, सर्वाइव करेगा। जिसकी एबिलिटी कम है वो सेट भी नहीं हो सकता, सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो इस तरह जो है उसने कहा कि ये पॉइंट जो है जिसकी बेस पे कोई भी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज होता जाए तो उसमें स्पेसिएशंस आती हैं। तो सेम इंसान का मैकेनिज़्म जो है उसने ऐसे ही बताया कि पहले जो है हमारे पास इंसान जो है होमो सैपियंस एंड होमो हैबिलस से बना। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर हम बात करते हैं ना जी कि इंसान जो है वो मंकी से बना, तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि पुराने दौर में जब हमें मंकी के फॉसिल्स मिलते हैं तो उस दौरान दुनिया में कहीं भी इंसान के फॉसिल्स ही नहीं हैं, ह्यूमन के फॉसिल्स नहीं हैं। ह्यूमन से पहले होमो हैबिलस और होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस के फॉसिल्स हैं। उस दौर में इंसान का फॉसिल्स ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर उस दौर में इंसान का फॉसिल नहीं है तो इंसान था ही नहीं इस अर्थ के ऊपर। समझ आ रही है? उस दौर में क्या थे? जस्ट होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस, और उसके बाद फिर इंसान के फॉसिल्स आए। तो इसका मतलब है उनसे ही एवोल्यूशन हुआ है इनका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट एनी रिलीजियंस। क्योंकि दुनिया में जितने भी रिलीजियंस हैं वो तो इस पर बिलीव नहीं करते, बट एवोल्यूशन भी एक रिलीजन बन चुका है, दुनिया में बहुत से इसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है जी। तो ऐसे जो है आज का ये हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा था, तो मैंने ये तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये एक वर्ड है जियोग्राफिकल बैरियर्स। देखें जी, ये मेरे पास बर-ए-आज़म है, इनके सेंटर में वाटर आ गया है तो दरमियान में बैरियर बन गया है, इधर की स्पीशीज़ इधर नहीं जा सकती, इधर की इधर नहीं जा सकती। तो ये जो जियोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं इनसे फिर एवोल्यूशन होता है, स्पीशीज़ इंटरमिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगर हम कहते हैं कि ये तमाम मुसलमान हज़रत आदम की औलाद हैं, तो आज फिर सारी दुनिया के इंसानों को एक जैसा होना चाहिए। इनमें चेंज तो आई है ना, थोड़ी सी बेशक आई तो है। लेट्स सपोज अगर हम किसी अपने मज़हब के मुताबिक, जो मेरे पास नॉलेज है, अपने मज़हब के मुताबिक अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आज से 7800 साल 7800 साल पहले आए, जस्ट 7000 ईयर्स बिफोर आए। ये सारी औलाद उनकी, अगर सारी औलाद उनकी है तो 7000 साल में इतनी चेंज आ गई है। देखें ना कितनी मॉडिफिकेशन आ गई है। अगर यही चीज़ कंटिन्यूस रही तो ये 7000 साल का रिजल्ट है, तो अगले 70,000 में तो ये चेंज हो जाएंगे। हम किस तरह किधर जा रहे हैं, अफ्रीका वाले किधर जा रहे हैं, इंग्लैंड वाले किधर जा रहे हैं, रशिया वाले किधर जा रहे हैं, चाइना वाले किधर जा रहे हैं। तो ये देखें ना चेंज आ नहीं रही, अगर हम बीइंग अ मुस्लिम ही बात कर लें, ठीक है। तो ऐसे जो है चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशन है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई हो। तो आज हम अपनी जो है लेक्चर इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।